पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव प्रोग्राम सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अखिल मोंगा, MBBS MD फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली एंड वेस्कुलर इंटरवेंशनिस्ट। वेलकम सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर यहीं से शुरुआत करते हैं, व्हाट दिस वेस्कुलर इंटरवेंशन इज ऑल अबाउट। जैसे आपने सुना होगा पहले ओपन सर्जरीज होती थी, धीरे धीरे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आने लगी कि दूरबीन से सर्जरी होती थी, तो दैट वाज एक फेज चेंज था। उसी प्रकार नाउ फ्रॉम दोज मतलब जो लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बजाय अब हम क्या करते हैं, इवन खून की नसों के थ्रू हम कैथेटर्स लेके, जैसे आपने हार्ट का एंजियो सुना होगा, तो हार्ट का एंजियो, हार्ट की जो ट्रीटमेंट्स कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, सिमिलर ट्रीटमेंट्स जो हैं बॉडी के अंदर, जैसे अगर बॉडी में कोई रुकावट है किसी ब्लड वेसल में, उसको खोलना, कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है उसको बंद करना, किसी स्पेसिफिक ट्यूमर में अंदर जाके दवाई देना, उस तरह की जो चीज़ें हैं आप छोटी छोटी ट्यूब्स के थ्रू, खून की नसों के थ्रू ही हम कर लेते हैं। तो वो जो साइंस डेवलप हो रही है वो वैस्कुलर इंटरवेंशनिस्ट के थ्रू हो रही है। सो कौन से ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसमें ये साइंस यूज़ हो सकती है? अगर आप ब्रेन के रिगार्डिंग बात करें तो जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक दो प्रकार के होते हैं, या तो खून की नस में ब्लॉकेज होने की वजह से ब्रेन के किसी पार्ट को सप्लाई नहीं मिल रही है, या फिर खून की नस एक्सेसिव प्रेशर की वजह से या कोई डिफेक्ट होने की वजह से फट गई है, तो उसमें ब्लीडिंग हो गई है। तो मतलब ग्रॉस टर्म्स में अगर हमने बात कर रही हो तो स्ट्रोक इज़ ऑफ टू टाइप्स, जिसमें या तो ब्लॉकेज है, जिसको हम कहते हैं लकवा मार गया था पेशेंट को, एक साथ चलना बंद हो गया था एक हाथ जो है, और दूसरा होता है कि एकदम से ब्लीडिंग हुई, बहुत तेज़ सर दर्द हुआ और पेशेंट बेहोश हो गया और जाके देखा तो वो BP का पेशेंट था, उसके ब्रेन में ब्लीडिंग है। तो इन दोनों ही स्टेजेस में चाहे उस नस को खोलना है या जहाँ ब्लीडिंग हो गई है उसको बंद करना है, उन दोनों के अंदर वैस्कुलर इंटरवेंशनिस्ट का रोल रहता है। तो सिम्टम्स और वार्निंग साइंस की अगर हम बात करें स्ट्रोक की ही, तो उसमें क्या क्या है? सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे ज़रूरी बात है कि स्ट्रोक होता क्या है, कि ब्रेन का कुछ पार्ट वर्क करना बंद कर जाता है क्योंकि उसको सप्लाई नहीं मिल रही है। तो उस वजह से हाथ काम करना रुक सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है कि स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, सडनली अगर पेशेंट को चक्कर आ सकता है और गिर सकते हैं, बोलते हुए अगर बोल भी रहे हैं तो सफाई से नहीं बोल पा रहे हैं, आंखों की रोशनी में एकदम से दिक्कत आना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कुछ भी पार्ट का काम करना एकदम से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एकदम से ये चीज़ होना, ये नहीं कि मेरे को पिछले 6 महीने से नहीं दिख रहा है, एकदम आई वॉज फाइन एंड सडनली पिछले 1 घंटे से 2 घंटे से ये दिक्कत हमें हो रही है। तो ये होता है जब खून की नस यूजली बंद हो जाती है, और जब खून की नस फटती है तो यूजली पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ सर में दर्द होता है, बेहोशी हो जाती है, उनको पता ही नहीं होता है वो कहाँ हैं कहाँ नहीं, सडनली पता लगेगा कि बाथरूम में एकदम से गिर गए थे। तो उस तरह की चीज़ें होना, ये है जो सिम्टम्स। रिस्क फैक्टर्स की बात करें या कि आप किसको चांस ज़्यादा है, वो पेशेंट्स जिनका शुगर की बीमारी है, शुगर हाई रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, मोटापा ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, एज के साथ एनीवेज रिस्क इज़ हायर, कुछ सर्टन मेडिकेशंस होती हैं, हार्ट की कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर हार्ट में क्लॉट बनने का रिस्क रहता है, और वही क्लॉट हार्ट के पंप करने पे कैन गो टू दी ब्रेन। उसके सिवा जो हमारी हैबिट्स के अंदर, जो एक्सरसाइज नहीं करते लोग, बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्मोकर्स हैं, तो स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। वो चाहे बॉडी की कोई भी ब्लड वेसल है, जो उसकी वॉल है वो वीक हो जाती है, उसके अंदर आप समझ लीजिए कि चिकनाहट बनने लगती है, तो उसके अंदर रुकावट आने लग जाती है कि अगर नॉर्मली 100% हमारा ब्लड वेसल है तो 20-30 तक भी पहुंच जाता है सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। तो स्मोकिंग एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है, चाहे वो इश्कीमिक स्ट्रोक, जैसे मैंने कहा इश्कीमिक स्ट्रोक का मतलब जिसके अंदर ब्लड वेसल बंद हो गई है, और चाहे हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें ब्लीडिंग हो गई है, दोनों के लिए ही इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। तो ये सब अगर आपको हैं इश्यूज़, घर में कोई भी आपके है जिसको शुगर है, BP है, तो इनका जो स्ट्रोक असेसमेंट होता है हमारे साथ पहले से चलना चाहिए। हम उनके कुछ टेस्ट करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड पे जो नेक वेसल्स हैं उनको चेक करते हैं, हार्ट को चेक करते हैं, क्योंकि जब स्ट्रोक हो जाता है उसके बाद भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट अगर हम उससे पहले उसको पहचान लें, उनके रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें, तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, और जो चीज़ के लिए खर्चा भी ज़्यादा होगा, दिक्कत भी ज़्यादा होगी, चांसेस ऑफ रिकवरी भी कम होंगे, उससे पहले हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि प्रिवेंशन इज़ वेरी क्रूशियल,
in case of stroke. So how to recognize if one is having stroke? कैसे पता लगेगा हमें? सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि एकदम से पेशेंट को सिम्टम्स आने, जो एक हमारी तरफ से जनरल पब्लिक को एक टेक्निक होती है जो काफ़ी पॉपुलराइज की गई वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, यहाँ भी, वो ये है कि बी फास्ट एक न्यूमोनिक यूज़ करने लगे इंग्लिश में. सो बी मीन्स बैलेंस, कि सडनली बैलेंस लूज होना, आंखों की रोशनी में दिक्कत आना, फेस के एक साइड सडनली थोड़ी सी टेढ़ी हो जाना, वीकनेस दिखाई देने लगती है फेस पे, और आर्म्स या लेग्स ना मूव करना, बहकी सी बात करना, समझ ना आना कि क्या कर रहे हैं, और स्पीच या तो बिल्कुल ही नहीं बोल पाते हैं या जो बोल रहे हैं वो किसी को सही तरीके से समझ नहीं आ रहा. इन सब चीज़ों के अगर सिम्टम्स सडनली किसी पेशेंट में डेवलप होते हैं तो उसको लाइटली नहीं लेना है, उसमें टाइम नहीं लगाना कि शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, कि हल्का मेरा भी हाथ कभी कभी थोड़ा सा नहीं चलता है. तो वो बहुत सडन होते हैं, क्लियर होते हैं. स्पेशली जिन पेशेंट्स की मैंने बात की जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर उनमें ऐसा कुछ डेवलप होता है तो इमीडिएटली वी नीड टू रश टू अ डॉक्टर. और उसके अंदर भी हमें एक ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे CT स्कैन या MRI अवेलेबल हो, बड़े हॉस्पिटल हो, क्योंकि स्ट्रोक की ट्रीटमेंट आजकल बहुत आगे पहुँच गई है. तो बट उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैंने न्यूमोनिक बी फास्ट आपके सामने रखा, उसमें टाइम का है. तो जो भी हमारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं दे आर ऑल टाइम बाउंड, कि शुरू के 6, 8, 10, 12 घंटे में ही वो ज़्यादा कारीगर हैं. तो उस टाइम पे अगर वो डिले हो गया, पेशेंट थोड़ी देर सोचता है कि शायद मैं अपने आप इम्प्रूव हो जाऊंगा, या एक लोकल डॉक्टर से जाके उन्होंने बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ कहीं बार लॉस हो जाता है. ऑफन जो डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स जाते हैं दे पिक और वो भेजते हैं हमारे पास आगे. पर थोड़ा सा अगर मन में पहले से आइडिया हो पेशेंट्स और उनके रिलेटिव्स को भी कि अगर इस तरह की कोई चीज़ डेवलप हो रही है, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि वो सीधा फास्ट एज पॉसिबल ऐसे हॉस्पिटल में पहुँचें जहाँ इसकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हो. जैसे आपने कहा कि टाइम बहुत क्रूशियल है, वो स्टिपुलेटेड पीरियड जिसमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे. कोई फर्स्ट एड भी है सर इसका ट्रीटमेंट से पहले? एक्चुअली बहुत अच्छा आपने किया जो ये आपने सवाल पूछा. इसके सेंस में जैसे हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक में यूजली बोला जाता है कि ब्लड थिनर्स जहाँ भी हैं आप उनको लोड कर दीजिए और एटलीस्ट उससे उनका खून पतला हो जाएगा. इस तरह की काफ़ी चीज़ें लोगों को सुनने में आती हैं. पर यही चीज़ स्ट्रोक में ऑपोजिट है. स्ट्रोक में जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड है वो चीज़ ज़रूर यहाँ, अगर बंदे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, उसके लिए इंट्यूबेट करना है, ट्यूब डालने की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा हैं. थोड़ा सा BP लोअर करते हैं कुछ डॉक्टर्स. पर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुछ भी दिया ना जाए, क्योंकि स्ट्रोक में काफ़ी सिम्टम्स ओवरलैप होते हैं और हमें पता नहीं है कि नस बंद हुई है या नस फटी है. अगर नस बंद हुई है उसके लिए हम खोलना चाहेंगे, कुछ खून पतला करने के लिए देना चाहेंगे, जबकि अगर ब्लीडिंग है तो उस केस में अगर हमने वो दवाई दे दी तो ब्लीडिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो ये रिस्क लेने की बजाय अगर हम सीधा ऐसी जगह जाएं जहाँ पे CT स्कैन या MRI पे हमें पता चले कि ब्लीडिंग है या नहीं, वो बेटर है. तो एक्चुअली इस केस में इस तरह की मेडिकेशंस, ब्लड थिनर्स का फर्स्ट एड देने से थिंग्स कैन बिकम वर्स जी. तो वो चीज़ अवॉइड करनी है, कुछ भी हम उस टाइम ना लें और ऐसी जगह पहुँचें जहाँ पे CT स्कैन MRI में पता लग सके और उसी हिसाब से फिर आगे की मेडिसिन दी जाएँ. सर ये जो स्ट्रोक सिम्टम्स हैं, ये रिजॉल्व होने का जो फिनोमेना है, ये इज इट वरीसम? स्ट्रोक के लिए बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि ब्रेन स्टार्ट्स टू गेट डैमेज्ड. अगर वो ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है और हम उसको नहीं रोकते हैं, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग जिससे हम उसको प्रिवेंट कर सकें कि क्लॉट फंसा हुआ है उसको कोई निकाल नहीं रहा, या जो अगर छोटा क्लॉट है तो आजकल इंजेक्शन देते हैं पहले, अगर उससे ब्रेक नहीं किया और वो जो ब्रेन एरिया उससे सप्लाई हो रहा था वो डैमेज हो जाए, 12 घंटे 16 घंटे निकल गए, तो उसके बाद भले ही आप चाहे बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, उसको रिकवर नहीं कर सकते. फिर वी आर लेफ्ट विद फिजियोथेरेपी, कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ह्यूमन ब्रेन की एक टेंडेंसी होती है कि वो धीरे धीरे अपना फंक्शन कहीं और से पिक करता है, वापस एफर्ट डालता है. बट जितना ब्रेन ओल्ड होता है, और स्ट्रोक हमने देखा है कि यूजली 40-50 साल से ऊपर के पेशेंट्स में होता है, तो वो जो रिकवरी की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती. तो उस टाइम आप जितनी मर्जी फिजियोथेरेपी करें, हमारे पास कई पेशेंट्स 2-2, 3-3 महीने बाद आते हैं कि सर हमें हुआ था तब तो हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, अब कुछ कर सकते हैं. तब हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा नहीं होता है कुछ. ऑफ कोर्स हम उनको फिजियोथेरेपी करवाते हैं, मूवमेंट्स करवाते हैं कि धीरे धीरे मे बी ब्रेन इम्प्रूव करेगा. बट अगर वो नहीं करता है तो कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो बेड पे रह जाते हैं, जो अपना सारा काम वगैरह जिनका छूट जाता है,
टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स पे, तो इवन फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने काम को, अपने नॉर्मल लाइफ को परस्यू करना। उस तरह की जब डिपेंडेंसी आ जाती है तो इट बिकम्स डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, ना कुछ कर पाते हैं, एंड मल्टीपल इन्फेक्शंस का रिस्क रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकें, और अगर पेशेंट 5-7 दिन में वॉक करके खुद घर जा सके तो उससे ऊपर कुछ नहीं है। पहले स्ट्रोक की ट्रीटमेंट्स में ऑप्शंस ही नहीं थी, तो ऑफ कोर्स हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, एंड वी हैव टू डील कि जो हो गया सो उस बीमारी के साथ आपको झेलना है। पर अगर आज के समय में भी कोई पेशेंट स्ट्रोक के बाद बेड पे है और उसका हम कुछ नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में और हमारी अवेयरनेस में कमी है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं सर, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं साइंस में स्ट्रोक के लिए? सो जैसे मैंने कहा कि स्ट्रोक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटे स्ट्रोक में अर्ली साइंस हैं, बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, थोड़ा सा वीकनेस आया था जो हल्का सा इम्प्रूव भी कर रहा है, तो उन केसेस में हम शुरू में पहले इंजेक्शन देते हैं, और उसको पहले 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट हमारे पास अगर आ जाता है तो उससे हम उस छोटे क्लॉट को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। पर अगर हमें दिख ही रहा है कि एक साथ पूरा हाथ पैर नहीं चल रहा है, वो लक्षण होते हैं कि बड़ी ब्लड वेसल ब्लॉक हुई है। तो उस केस में जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि वैस्कुलर इंटरवेंशनिस्ट क्या है, तो हम बिना किसी सर्जरी के अंदर से ही नसों से जाके हमारे पास डिवाइसेस होते हैं जिससे हम उस क्लॉट को निकाल सकते हैं। तो वो जो चीज़ है, अगर वो निकाल सकें हम उस क्लॉट को और ब्लड सप्लाई दोबारा स्टार्ट कर सकें, तो जो ब्रेन अभी जिसकी ब्लड सप्लाई कम हो गई है पर अभी डेड नहीं हुआ, उसको हम बचा सकते हैं, एंड वो फिर बाकी सारा फंक्शन भी उठा सकता है। पर अगर वो सारा एरिया जो उस टाइम ब्लड वेसल की वजह से एट रिस्क था, अगर वो सारा ख़त्म हो जाता है और हम उसे खोलते ही नहीं है, तो फिर रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो जो टेक्निक है वो यही है कि उस क्लॉट को निकालना है। इसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी बोलते हैं, कि हम अंदर जाके उस थ्रोम्बस को, क्लॉट को इंग्लिश में मेडिकल साइंसेज में थ्रोम्बस बोलते हैं, तो उसको हम निकाल रहे हैं। तो ये एक टेक्निक है। इसके ऑपोजिट जब ब्लीडिंग होती है, जो हमने सेकंड टाइप का स्ट्रोक बताया, उसमें अगर तो सिर्फ हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीडिंग हुई है, तो हम उनको ज़्यादा कंजर्वेटिव मेजर देते हैं कि उसमें हम उनको सपोर्ट करते हैं जब तक ब्रेन उस इंसल्ट से इम्प्रूव करता है। कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो न्यूरोसर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हमें ब्रेन को थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है, हड्डी निकालनी भी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं अगर सिर्फ हाइपरटेंशन की वजह से ब्लीड है। पर अगर यही ब्लीड एक आर्टरी में वीकनेस की वजह से है, जिसे एन्यूरिज्म बोलते हैं, आपने सुना होगा ब्रेन एन्यूरिज्म, सर में एन्यूरिज्म फट गया, तो उस केस में इमीडिएटली हमें उस एन्यूरिज्म को ब्लॉक करना होता है, क्योंकि ये एन्यूरिज्म्स एक बारी फटने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़रूर बंद हो जाते हैं, बट विद इन द नेक्स्ट 7 डेज बहुत हाई चांस होता है कि ये दोबारा फट सकता है। और जब सेकेंड टाइम अगर रप्चर होता है तो 50 to 60% चांस है कि पेशेंट सर्वाइव भी नहीं करेगा। सो उस केस में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि जल्दी से जल्दी हम उस एरिया को, ब्लीडिंग को ब्लॉक करें, जबकि इसका ऑपोजिट है, जब वहाँ पे नस ही ब्लॉक हो गई है, हमें वो क्लॉट को निकालना है। इसीलिए शुरू में ही मैंने मेंशन किया कि कोई भी फर्स्ट एड बिना जाने कि क्या दिक्कत है अगर हम देते हैं तो वो शायद पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकती है। जी, कुछ सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट भी होते हैं सर स्ट्रोक के प्रिवेंशन की बात करें? स्ट्रोक में क्या होता है, कई बार लोगों को हल्का हल्का सा ऐसा फीलिंग रहती है कि मेरी एक साइड नम्बनेस आ जाती है, फिर ठीक हो जाती है थोड़े टाइम बाद, या मुझे एकदम से चक्कर आता है, मैं बैठ जाता हूँ, ब्लैकआउट हो जाता है, पर फिर मैं उठ जाता हूँ और तो मैं ठीक हो गया। उस चीज़ों को, ये माइनर स्ट्रोक्स होते हैं, इन्हें मिनी स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों को ऑफन लोग तवज्जो नहीं देते कि ठीक है, मैं शायद मे बी वैसे ही मुझे हल्का सा चक्कर आया, कुछ आया। तो उन केसेस में जो ब्लॉकेज होती है मे बी 80% होती है, 90% होती है, और छोटा सा कोई क्लॉट ऊपर जाता है। अगर उस टाइम पे हम उसे पिक कर लें और जो दवाइयाँ हैं वो शुरू हो जाएं, या गले की नालियों के अंदर हम स्टेंटिंग कर सकते हैं। अगर 90% ब्लॉक पे हमें पता चल जाता है कि इनके 90% ब्लॉक है, तो उन पेशेंट को स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी हाई होता है। तो अगर उस केस में स्ट्रोक होने से पहले, मेन स्ट्रोक होने से पहले हम उसको स्टेंट कर दें, उस ब्लड वेसल को खोल दें, तो वो रिस्क बहुत कम हो जाता है। दवाइयाँ ऐड करते हैं हम, इकोस्प्रिन, क्लोपिलेट, ये नाम आपने सुने होंगे, जो एंटी प्लेटलेट्स बोलते हैं इनको। तो इनसे स्ट्रोक का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के अगेंस्ट जो मेडिसिन काम करती हैं उनको हम दे सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें मेन स्ट्रोक होने से पहले शुरू हो जाएं तो जो मेजर स्ट्रोक है वो प्रिवेंट भी हो सकता है। सेकंड है, अगर कोई ऐसी हार्ट कंडीशंस हैं जो पिक हो जाती हैं, छोटे छोटे स्ट्रोक अभी भेज रहा है, क्लॉट छोटा भेज रहा है, वो अगर टाइमली पिक हो जाता है तो उसकी मेडिकेशंस अगर टाइम से स्टार्ट हो जाएं, अगेन वी कैन प्रिवेंट अ मेजर स्ट्रोक।
तो ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जिनको हम कई बार भूल जाते हैं कि ऐसे ही छोटा सा फेशियल वीकनेस हुआ तो था, पर वो ठीक हो गया तो हमने उसको जाने दिया। बस वो हम ना जाने दें। सिमिलरली कई लोग ये पूछते हैं कि सर ये सब हमें पिक नहीं होता, मुझे तो हल्की सी सुनपन पे भी कई बार डर लग जाता है। तो उन सेंस में ये है कि अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, आपकी एज है, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो उनके स्केल्स आते हैं। उन स्केल्स के थ्रू हम आपका रिस्क प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जिनका रिस्क थोड़ा सा हाई है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद दे शुड कीप कमिंग टू द डॉक्टर एट 6 months 1 year। तो उसी वजह से जैसे हम वी रन अ स्ट्रोक क्लिनिक, उसमें ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को स्ट्रोक होने के बाद ही हमारे पास आना है। पर अगर उनको लगता है कि मुझे वो सारे रिस्क फैक्टर्स हैं और मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि क्या मुझे स्ट्रोक का रिस्क है, तो वो चीज़ें भी हम चेक करते हैं एंड उसके बाद अकॉर्डिंगली उनको जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, मेडिसिन हैं, वो बताते हैं ताकि उनको वो चीज़ प्रॉब्लम आए ही ना। बिकॉज ऑलवेज वी नो कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इसी डिक्टम को हम वी वांट कि हमारे शहर में, हमारे आसपास के लोगों को उसमें लगे कि जब प्रॉब्लम बन जाती है तब एक्सपेंडिचर्स की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। जो उनको एक होता है कि गारंटी वारंटी कि कितना % चांस है ऐसा ठीक होगा, बिकॉज दीज आर वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू टेल जब वो स्ट्रोक हो जाता है कि तब तो हम ट्रीटमेंट करना चाहते हैं एंड हम ये सब उनसे बात नहीं कर पाते। तो हमारा बेस्ट यही रहता है कि उसको प्रिवेंट कर सकें। और प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि दुनिया डॉक्टर्स तक पहले आए अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, और घर पे ही अपने नुस्खों से और अपनी चीज़ों के ऊपर बेस रह के अपनी डॉक्टरी को अवॉइड करें, गूगल को अवॉइड करें, क्योंकि एक इंटरेक्शन में आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ मुझे कुछ नहीं है, देन यू कैन बी रिलैक्स्ड। वरना आप रोज़ उस स्ट्रेस में भी रहेंगे कि पता नहीं मैंने दिखाया नहीं दिखाया, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पेशेंट्स हमारे पास बैड कंडीशन में आते हैं वो काफ़ी देर से वो सब झेल रहे होते हैं, और हमारी जो लोगों की सहन शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है अपने आप को लेके। तो हम कुछ भी चलता रहेगा, ठीक है, एंड पॉइंट नहीं आता तो हम नहीं जाते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम अपने हार्ट के लिए जागरूक हैं, वैसे ही हमें अपने ब्रेन के लिए भी उतना ही जागरूक रहें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। मेडिसिनल ट्रीटमेंट पार्ट क्या है सर स्ट्रोक का? जैसे मैंने आपको बताया कि अगर माइनर स्ट्रोक्स होते हैं तो उस टाइम पे हम एंटीप्लेटलेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोलिंग मेडिसिन हैं, उन सब चीज़ों से आप नहीं मानेंगे कि ऑलमोस्ट 70 to 80% रिस्क कम किया जा सकता है, सिर्फ अगर वो मेडिसिन टाइमली स्टार्ट हो जाएं। जो हार्ट की कंडीशंस हैं, अगर उनकी मेडिसिन टाइमली कंट्रोल हो जाएं तो वो रिस्क ऑलमोस्ट निग्लिजिबल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर वो ऐसे ही चल रहा है। तो इतनी बेसिक मेडिसिन, इतनी कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन से अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं तो वाई डिले दैट विजिट जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि शायद सब ठीक है। Thank you so much for your views, sir. At last, any message for our viewers? For the brain, time is most important. So if you can come to us, reach us when a patient is having stroke, जल्दी हमारे पास आ सकें, कहीं भी टाइम वेस्ट ना करें, कोई भी ऐसी दवाई पे फिक्सेट ना करें कि मैं पहले ये ट्राई करके देखता हूँ। एक दो मिथ्स हैं अराउंड अस, उन सब के पीछे ना जाएं एंड डायरेक्टली रन टू अ हॉस्पिटल जहाँ पे स्ट्रोक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, CT स्कैन अवेलेबल है, MRI अवेलेबल है। एंड कभी भी अपने सिम्टम्स को अवॉइड ना करें, उनको छोटा ना समझें, ऑलवेज टेक अ डॉक्टर्स ओपिनियन। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर। सो कीप दीज थिंग्स इन कंसिडरेशन ऑलवेज। अगली बार फिर हाजिर होंगे, नए हेल्थ हैजर्ड को डिस्कस करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।